नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। मैं हूं मनीष शर्मा। शुरू करते हैं चुनावी चर्चा। हर चुनाव में राजनीतिक दलों को जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो है चंदा। और पार्टियों पर चंदे को लेकर सबसे ज्यादा सवाल भी खड़े होते रहते हैं और ब्लैक मनी, भ्रष्टाचार के आरोप राजनीतिक चंदे के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। चंदे में पारदर्शिता की चुनौती से पार पाने के मकसद से 2017 में बजट के दौरान, याद कीजिएगा, केंद्र सरकार एक स्कीम लेकर आई, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। इसके तहत कोई भी भारतीय नागरिक, कंपनी इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए अपनी पसंद के राजनीतिक दल को चंदा दे सकती है। इसकी न्यूनतम कीमत 1,000 रुपये रखी गई और एक अधिकतम सीमा 1 करोड़ रुपए रखी गई। लेकिन चंदा देने वाले की पहचान गोपनीय रखने का प्रावधान भी कर दिया गया। राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता लाने के लिए स्कीम लाई गई थी। इसकी स्कीम पर सबसे बड़ा पेच इसी पारदर्शिता पर फंस गया और लगातार कोर्ट कचहरियों के दरवाजे विपक्षी दल और कुछ एनजीओ खटखटाते रहे। इसी कड़ी में अब सुप्रीम कोर्ट में इसमें फिर से सुनवाई चल रही। कुछ एनजीओ और विपक्षी दलों का आरोप लगाते हैं कि मोदी सरकार द्वारा लाई गई बॉन्ड स्कीम से सबसे ज्यादा फायदा खुद बीजेपी को ही हो रहा है। इस पर रोक लगाने के लिए मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा। अदालत ने रोक लगाने से इस पर इनकार कर दिया। अब एक बार फिर चुनावी मौसम है। 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव, और फिर अगले साल लोकसभा चुनाव है। इसको लेकर इलेक्टोरल बॉन्ड में अपारदर्शिता और गोपनीयता न होने और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के साथ मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया, जहां संविधान पीठ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ सीजेआई की अध्यक्षता में संविधान पीठ ने इसकी सुनवाई शुरू कर दी है। इससे पहले केंद्र ने एफिडेविट दायर किया कोर्ट में और साफ कहा कि नागरिकों को दलों को मिलने वाले चंदे के स्रोत जानने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दायर कर अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी ने जवाब दिया कि संविधान के अनुच्छेद 19A के तहत भारत के कुछ जो लोग हैं, सब कुछ जानने या कुछ भी जानने या सब कुछ जानने का कोई सामान्य अधिकार नहीं है, यानी जनरल राइट। सभी लोगों को, आप और हमको, वो संपूर्ण अधिकार नहीं है। सरकार का तर्क है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम राजनीतिक दलों को फंडिंग का पारदर्शिता तरीका है और दानदाता की गोपनीयता भी रखी जाती है। लेकिन पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने पलटवार किया इस जवाब को लेकर और कहा कि बीजेपी बॉन्ड्स के जरिए कॉरपोरेट से गुपचुप चंदा लेती है। अगर बॉन्ड की जगह छोटे डोनर्स के जरिए फंडिंग हो तो पारदर्शिता आ सकती है। लेकिन फिर बीजेपी ने भी पलटवार कहा कि बड़ा हास्यास्पद बयान है और पारदर्शिता जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड से ही सुनिश्चित की जा रही है। हालांकि सवाल तमाम है कि जब से स्कीम आई है, पिछले विधानसभा चुनाव को भी अगर आप याद करेंगे तो सबसे ज़्यादा फायदा जो है अभी तक का जो आंकड़ा है, जिसमें आय राजनीतिक चंदे की जो इलेक्टोरल बॉन्ड से जो आय हो रही है वो घोषित की जाती है इनकम टैक्स के सामने, और निर्वाचन आयोग के पास भी वो डेटा होता है। उसके अगर डेटा का विश्लेषण करें, तमाम एडीआर जैसे संगठन करते हैं, तो उसमें ज़्यादा चंदा सत्ताधारी पार्टी जो केंद्र में बीजेपी है उनको ही मिला है। तो क्या है आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा विवाद और कितना सही है अपारदर्शिता का ये तर्क? इसी पर हम आज करेंगे चुनावी चर्चा। कांग्रेस बीजेपी से मेरे साथ दोनों नेता मौजूद होंगे और हम कोशिश करेंगे कि खुद एडीआर से भी एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ें। पौरुष भारद्वाज मेरे साथ कांग्रेस से इस वक्त जुड़ चुके हैं, स्क्रीन पर हैं। पौरुष, बाकी मेहमान का भी इंतजार कर रहे हैं, शुरुआत आप ही से कर लेते हैं। एक बार फिर जो मसला है सुप्रीम कोर्ट में है, कुछ दल जो है, कुछ एक नेता आपके भी हैं शायद, जया ठाकुर, उन्होंने जो है इस पर चुनौती दी है, हलफनामा दायर किया उसके जवाब में केंद्र सरकार की ओर से, और बचाव किया गया है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का कि नागरिकों को सब कुछ जो है इलेक्टोरल बॉन्ड का जो सोर्स है, इसकी राजनीतिक चंदे का जो स्रोत है, उसको जानने का अधिकार नहीं है। अब मामला जो है कोर्ट में चल रहा है, जिसे लेकर सुनवाई हो रही है। कुछ एनजीओज हैं जिन्होंने चुनौती दी है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में पारदर्शिता और गोपनीयता को लेकर। पैसा तो आप भी कमाते हैं, लेकिन आरोप फिर भी आप लगा रहे हैं कि ज़्यादा कमाई जो है बीजेपी करती है। ऐसा क्यों? स्कीम तो सभी के लिए है। देखिए, मैं इस बात को आपसे कहना चाहूंगा कि सार्वजनिक जीवन जो होता है, खास करके जो राजनीतिक जीवन होता है, इसको बिल्कुल इसकी शुचिता बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है कि आप देखिए, एक नैतिकता का तभी तकाजा है कि पॉलिटिशियंस की जो एक पर्सनल लाइफ होती है तो वो भी पब्लिक लाइफ हो जाती है। और जनता को एक पॉलिटिशियंस की पर्सनल लाइफ के बारे में भी जानने का हक होता है कि भाई रात को आप 8 बजे कहाँ बैठे हुए थे साहब, एमएलए साहब, एमपी साहब, हमें इस बात की जानकारी दीजिए। तो ऐसे में जब देश की चुनावी व्यवस्था से जुड़ा हुआ है जो एक बड़ा खर्चा होता है, जिसको हम चुनावी खर्च कहते हैं, देखिए आज चुनावी खर्च ही एक ऐसी चीज है कि जिसकी वजह से जो है राजनीतिक दल भी रन कर पा रहे हैं और आगे जाके सरकारें बनाते हैं। तो जनता को निश्चित तौर पे इस बात को जानने का हक है कि भाई आपको पैसा कहाँ से आया, क्यों आया,
किस मद में दिया, और दिया तो किसने दिया, और उसके बाद में ये भी पता होना चाहिए ना कि भाई सरकार जब बनी, जिस पार्टी को उसने दिया चंदा, और ना जब सरकार बनती है तो सरकार का आचरण क्या रहा उस जो चंदा देने वाले के लिए, कि सरकार ने उसको एक नीति के तहत उसको ओबलाइज किया, या फिर उसको एक बिल्कुल उसके लिए नीति चेंज कर दी उसको ओबलाइज करने के लिए, या कानून से परे जाके उसकी मदद करिए कैसे की। तो निश्चित तौर पर मैं समझ रहा हूँ कि अगर आप साहूकार है तो लोकतंत्र में आप जी रहे हैं तो आपको मेरे हिसाब से बिल्कुल पारदर्शिता रखनी चाहिए। और दूसरी बात देखिए, जहां तक बात है कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जिसने सूचना का अधिकार सबसे पहले हमारी सरकार ने यूपी ने दिया, आपको पता है चीज को, कि जिसमें हमने बिल्कुल हर व्यक्ति को हर चीज जानने का हक दिया। और ये सिर्फ एक बात कानूनी पॉइंट की भी नहीं है, बात देखिए नैतिकता का भी तकाजा है। जब आपका जीवन ही सार्वजनिक हो जाता है, जब आपके निजी जीवन, आपके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपकी वाइफ क्या काम कर रही हैं, या आपके परिवार का कोई भी जन क्या काम करता है, जब आप इलेक्शन का नॉमिनेशन भरने के लिए जाते हैं, वहां पे आपको अपना एफिडेविट देना होता है सब चीजों के बारे में, तो आपको ये तो बहुत बड़ी जानकारी है, आप इसको छुपाने की कहाँ आवश्यकता पड़ रही है। मैं तो इस बात को कहना चाहूंगा कि बिल्कुल निश्चित तौर पर जनता को जानने का हक देना चाहिए। जी, नहीं, लेकिन एक पौरुष, एक बड़ा सवाल ये है कि क्योंकि जो पॉलिटिकल फंडिंग होती है उसमें काली कमाई, ब्लैक मनी को लेकर सबसे ज़्यादा सवाल खड़े होते थे, भ्रष्टाचार को लेकर जो अभी भी जाहिर तौर पर होते हैं, और मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोप अक्सर पार्टियों पर, राजनेताओं पर लगता है। और वो एक पॉलिटिकल फंडिंग का जो पूरा खेल है, जिसे जो पर्दे के पीछे रचा जाता है, जो कभी कहीं उसको साबित नहीं किया जा सकता, उसको पारदर्शी करने के लिए, पॉलिटिकल फंडिंग को करने के लिए निर्वाचन आयोग भी लगातार कोशिश करते रहता है, और तमाम संस्थाएं भी, इसमें सुप्रीम कोर्ट में भी मामले अक्सर सुनवाई होते हैं, हमने देखे हैं। तो जो पहले जो प्रावधान थे कि आप पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है 20,000 रुपये से कम कैश में चंदा ले सकती, इसमें तो जो है कैश को कम कर दिया गया, बल्कि 2,000 रुपये तक ही सीमित किया गया। उसके बाद में आप बाकायदा बैंक जाना पड़ता है, आपको SBI बैंक में आपको बॉन्ड खरीदना पड़ता है। तो पूरा जो लेखा जोखा है वो कहीं भी अवैध तो हो नहीं सकता है। सिर्फ आइडेंटिटी का जो पेज है इसमें, कि आइडेंटिटी सीक्रेसी रहती है कि कौन सी कंपनियां, कौन आदमी जो बॉन्ड खरीद रहा है, बाकी तो इसमें बड़ा स्ट्रीमलाइन कर दिया गया। पहले तो कैश का ज़्यादा चक्कर था, उसको लेकर के बड़े सवाल खड़े होते थे कि 20-20 हज़ार से कम राशि से चुनावी पार्टियां, तमाम तरह के बाकी दलों पर भी आरोप लगे कि बड़े कॉरपोरेट घराने हैं, बाकी तरह की जो अवैध फंडिंग होती है वो नगद में होती है, जिसका कोई लेखा जोखा नहीं है ना। तो उसको दूर करने के लिए स्कीम लाई गई, और इसका जो है लेखा जोखा पूरा होता है, इसमें पारदर्शिता की बात की गई, सुनिश्चित करने की बात की गई। तो वो जो नकदी का जो खेल है वो तो ख़त्म करने की कोशिश की गई। उसी के तहत आप भी बॉन्ड ले रहे हैं, आपकी पार्टियां भी चुनाव जीतती हैं, आपकी खुद की पार्टी पिछले कुछ चुनाव में कर्नाटक हो, हिमाचल प्रदेश हो, चुनाव जीते हैं, तो फंडिंग तो आपको भी उससे मिल ही रही है। तो सवाल आप लोग किस तरह से, किस बात को लेकर खड़ा करते हैं, ये थोड़ा मैं चाहूँगा कि आप दर्शकों को बताएं कि आपका मूल सवाल इसको लेकर है क्या। देखिए, हमें जो इसके इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स के जरिए जो फंडिंग आ रही है, हमें आपत्ति इस चीज से नहीं है। हमें आपत्ति इस बात से है कि भाई आपके पास देने वाले का सोर्स तो पता होना चाहिए ना आपको, कि भाई आपको इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड जो है वो किस व्यक्ति ने या किस संस्था ने आपको दिए। देखिए, ये भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी समस्या है। आप इस बात को समझिए कि जब तक आपको ये पता, देश की जनता को ये चीज पता नहीं होगी कि फलानी पार्टी को किस बड़े औद्योगिक घराने ने या किस बड़े व्यापारिक घराने, पौरुष, लेकिन आप उस सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं जो मैंने डिबेट की शुरुआत में उठाया आपसे, कि पहले तो 20,000 रुपए से कम कैश का भी लेन देन था, उसमें भी कोई आइडेंटिटी स्टैब्लिश नहीं कर सकते थे किससे पैसा मिला है। उससे तो बढ़कर उसे घटाकर तो 2,000 रुपए कर दिया गया। अब तो 1,000 रुपए का भी अगर आप चंदा देना चाहते तो आपको इलेक्टोरल बॉन्ड लेना पड़ेगा। फिर आप कैसे कह रहे हैं कि सोर्स नहीं, पहले भी 20,000 रुपए से कम फंडिंग का सोर्स नहीं पता लगता था, उसको लेकर तमाम सवाल खड़े होते थे। बड़ी बड़ी पार्टियां जो है उनका बहुत ज्यादा चंदा जो है, एक लाइन शेयर जिसे आप कह सकते हो, सारा 20,000 रुपए से कम होता था, ताकि उसे निर्वाचन आयोग के समक्ष दिखाना ना पड़े फंडिंग का सोर्स। 19,000 रुपए या 19,999 तक कोई सोर्स नहीं दिखाना पड़ता था। तो उससे तो बेहतर स्थिति है कि नहीं। अभी मैं आपके पास लौटूंगा दोबारा। नीरज जैन भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, डिप्टी मेयर रहे हैं बीजेपी से। नीरज जी, चर्चा इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर हो रही है, जिसे मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है, सुनवाई एक बार फिर वहां हो रही है, इसके सोर्स को लेकर, पता करने को लेकर कि चंदा आखिर दे कौन रहा है। आपने कानून बनाया, अच्छी बात, आप स्कीम लेकर के आए, आपने अमेंडमेंट किया, लेकिन बड़ा सवाल जो बार बार खड़ा होता है कि उसका सबसे ज्यादा फायदा आप ही को मिल रहा है। देखिए, ये तो वो पार्टी रही है कांग्रेस, न खाता न बही, कांग्रेस कहे वही सही। इनको हिसाब नहीं देना पड़े, पैसा कहां से आया, किस सोर्स से आया, इसकी जानकारी
नहीं देनी पड़े, इसलिए ऐसी बात करें। इलेक्ट्रल बॉन्ड से जो पैसा आ रहा है उसका सोर्स इलेक्शन कमीशन से लेकर सबको पता है कि आपको किस पार्टी ने आपको पैसा दिया है और किस कॉर्पोरेट ने आपको पैसा दिया है, तो पर्सनल किसने पैसा दिया वो भी और रिकॉर्ड आ रहा है। तो इलेक्ट्रल बॉन्ड का फायदा तो यही है कि पार्टियों में एक क्या कहते हैं चुनावी जो चंदा है उसकी ट्रांसपेरेंसी हो गई है कि चंदा लेने वाला किस पार्टी को कौन दे रहा है, ये जानकारी कहीं ना कहीं रिकॉर्ड में है। इससे पहले तो आपने अभी खुद ने कहा कि 2000 से ज्यादा देने वाले के रिकॉर्ड में, 20,000 से ज्यादा देने वाले के रिकॉर्ड में, और कई करोड़ों में देने वाले का रिकॉर्ड नहीं होता था, लेकिन अब ये रिकॉर्ड सामने आ गया। एक नंबर पार्टी के चलते ये बात सही है कि बीजेपी को ज्यादा दिया जा रहा है। अरे मैं तो ये इस पर आपत्ति कभी की नहीं कि 70 साल जिस पार्टी ने राज किया, जिनका 5-5 हजार करोड़ का घोटाले का आरोप जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष पर रहा या जिन पर आरोप लगते रहे, उनको कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने, कॉर्पोरेट घराने ने या किस व्यवसायी ने, किस बिजनेस टाइकून ने इनको कितना पैसा दिया? ये तो चुनावी चंदा लेकर के अपना धंधा, इन्होंने जीवन में उस पैसे का दुरुपयोग किया। पार्टी से ज्यादा अपने व्यक्तिगत तौर पर लिया। पहली बार पार्टियों को डायरेक्ट पैसा आ रहा है और उस पर आपत्ति करना जिनको इसका नुकसान होता दिख रहा है। जी नहीं, लेकिन नीरज आपकी पार्टी पर सवाल ये है कि जो आपने सबसे बड़ा इसमें जो अमेंडमेंट्स किए, 2-3 अमेंडमेंट किए, यानी कि कंपनी है जो अपने एक पहले प्रावधान था कि 7.5% अपने मुनाफे का उससे ज़्यादा दान नहीं कर सकती, वो बाध्यता आपने ख़त्म कर दी। इसमें एक चीज़ ये थी कि भाई पहले 20,000 रुपये तक का था, उसके ऊपर जानकारी देनी होती थी चंदे के सोर्स की। अब आपने उसको घटा करके 1,000 रुपये 2,000 रुपये तक का कैश कर दिया है। लेकिन अब उसके ऊपर 1,000 रुपये से बड़ा कोई इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदता है तो किसी को कोई जानकारी देने की ज़रूरत नहीं है, वो चुनाव आयोग के समक्ष उजागर नहीं होगा। तो इसको लेकर बड़ा सवाल है, क्योंकि 2/3 तो कम से कम 2/3 जो चंदा आ रहा है उसका तो आप ही को जा रहा है, आपकी पार्टी को जा रहा है। वो एक बड़ा आप कहीं तो असमानता हो गई है राजनीतिक चंदे को लेकर, जो डेटा आप उजागर भी करते हैं, जो समक्ष रखते हैं इनकम टैक्स और चुनाव आयोग के। आरोप आप पर यह भी है कि इससे बड़े तौर पर शेल कंपनियां एक्टिवेटेड हैं, वो काले धन को सफेद करने का जरिया भी इलेक्टोरल बॉन्ड हो रहा है, जो आरोप लगा रहे हैं कुछ एनजीओज और कुछ विपक्षी दल, खासतौर पर चिदम्बरम भी इस पर बोलते रहे। जहां हम बात कर रहे हैं आज इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर, जहां सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई चल रही, कुछ एनजीओज ने इस पर याचिका दायर की है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड जो राजनीतिक दलों को चंदा दिया जाता है उसमें गोपनीयता और अपारदर्शिता को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। उस पर सुनवाई चल रही है। हम तमाम दलों से भी जानने की कोशिश करें, खासतौर पर राजस्थान विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, जहां बीजेपी और कांग्रेस बड़ी पार्टियां हैं। आरोप ये रहता है, कांग्रेस के प्रवक्ता भी लगा रहे थे कि हम चाहते हैं कि इसमें पारदर्शिता सुनिश्चित ज़्यादा हो। हालांकि पहले भी जो है इस पर सवाल खड़े होते रहे थे राजनीतिक चंदे को लेकर। अब बड़ा सवाल ये है कि जब से ये स्कीम 2018 से नोटिफाई हुई और लागू हुई, उसमें एक बड़ा शेयर, लायन शेयर बीजेपी को मिलते रहा है, और हम डेटा के ज़रिए लगातार आपको स्क्रीन्स पर भी दिखा रहे हैं। तो ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, पौरुष मैं आपके पास लौटना चाहता हूँ। बात यह है कि जो सवाल सबसे बड़ा आप उठा रहे हैं पारदर्शिता को लेकर और गोपनीयता को लेकर, मैं सवाल आपसे पहले था वही दोहराना चाहता हूँ कि वो बात पहले भी थी कि आप जो सवाल आप बीजेपी पर उठा रहे हैं, केंद्र सरकार पर उठा रहे हैं कि सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता सुनिश्चित होनी चाहिए, तो उसी प्रावधानों के तहत आपको भी तो फंडिंग मिल रही है। बीजेपी के लिए कोई अलग से प्रावधान थोड़ा ही है वो। तो वो जो आप सवाल जो उठा रहे हैं वो इसलिए हजम नहीं होता है कि अगर किसी एक आदमी को, आपके कार्यकर्ताओं को अगर आपको चंदा देना है, आपकी पसंद किसी नागरिक की पसंद आपकी पार्टी है, तो अगर उसे चंदा देना है, किसी की पार्टी, नीरज जी की पार्टी बीजेपी को देना चाहती है, तमाम दूसरे दल आम आदमी पार्टी, बसपा और फला दल को देना चाहते हैं, तो वो वही प्रक्रिया है। तो उसमें लेकर आपको लेकर बड़ा सवाल है क्या? क्योंकि पहले भी सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा था, रोक लगाने को लेकर मांग हुई थी, कोर्ट ने मना कर दिया था। पौरुष, आपका ऑडियो थोड़ा अनम्यूट कीजिएगा, अगर आपको तक आवाज पहुंच रही है तो।
मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ना, आपत्ति जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के कतई नहीं है। आपत्ति इस बात की है कि इसमें जो प्रावधान रखे गए हैं कि इसमें जो कि भाई जो देगा, आपको बॉन्ड देगा, उसकी पहचान उजागर नहीं हो सकती। यहां तक कि आम जनता को तो आप छोड़िए, आप चुनाव आयोग तक को आप पता नहीं पड़ने देंगे कि भाई आपके पास चंदा कहां से आया। तो ये दोहरी बातें क्यों? एक तरफ आपको पता है कि जब कोई चुनाव लड़ने के लिए कोई कैंडिडेट जाता है, जैसे राजस्थान विधानसभा में चुनाव होने वाले हैं, तो हमारे यहाँ पे तो चुनाव आयोग ने यह भी निर्धारित कर दिया कि भाई आप जो चाय पियोगे वो 6 रुपए की होगी, आप जो समोसा अपने कार्यकर्ताओं को खिलाओगे वो 12 रुपए का होगा, दरी का किराया 20 रुपए का होगा, माइक का किराया इतने रुपए होगा। तो जब चुनाव आयोग को हमें बारीक से बारीक, छोटी से छोटी, यहाँ तक कि कागज पेन भी जो हम खरीद के अगर कोई पर्ची बना रहे हैं, उसके लिए जो कागज आएगा उसके लिए हमें चुनाव आयोग को हिसाब देना पड़ता है। नहीं तो उसमें कोई नया नहीं है, चुनाव आयोग बजट तय करता है हर विधानसभा चुनाव का पर कैंडिडेट पार्टियों के लिए। मनीष जी, और वो कांग्रेस के लिए थोड़ा ही हो रहा है, मतलब आप नहीं, आप इस तरह से गलत नैरेटिव मत दीजिए दर्शकों के समक्ष। वो आपके लिए थोड़ा ही है, वो सभी पार्टियों के लिए है। चुनाव आयोग का काम चुनाव कराना है और उसकी एक चुनाव की खर्च की तय सीमा है, वो निर्धारित कर रहा है चुनाव आयोग। आप बोल रहे हैं हमारे लिए समोसे चाय का जो बजट तय कर दिया, तो बीजेपी के लिए नहीं किया गया, तमाम दलों के लिए बजट है। मनीष जी देखिए, आप मेरी बात को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। मैंने बात ये कही आपसे कि चुनाव को एक तरफ इतनी पारदर्शिता रखना चाहता है चुनाव में कि कोई भी प्रत्याशी, चाहे वो हमारी पार्टी का हो चाहे वो दूसरी पार्टी का हो, वो क्या खर्चा कर रहा है, वो क्या कितने की चाय खरीद रहा है, कितने के समोसे खरीद रहा है, उसको भी पब्लिक डोमेन में लाना चाहता है चुनाव आयोग। देखिए आप, जब कोई आदमी चुनाव लड़ने के लिए जाता है तो जब वो नॉमिनेशन फॉर्म भरता है तो उसको अपनी खुद की संपत्ति नहीं बल्कि खुद के बच्चों की, खुद की पत्नी के, खुद के माता पिता के नाम से क्या क्या संपत्ति है उसको भी ब्यौरा देना पड़ता है। तो जब आप एक तरफ पब्लिक डोमेन में जब सारी प्रॉपर्टीज रख रहे हैं चुनाव लड़ने वाले की, तो आपको चुनावी चंदा कहां से आया, ये रखने में आपत्ति किस बात की हो रही है? सवाल इस बात का है। नहीं तो मैं यही बोल रहा हूं, अगर आपत्ति नहीं है पौरुष, वैसे तो ये केंद्र की स्कीम है और सभी के लिए इक्वली अप्लाइड है, जिसमें प्रावधान ये है कि भाई 1000 रुपए का ज्यादा अगर बॉन्ड लेते हैं तो उसमें आप जो है गोपनीय हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है पहचान। ठीक है, पहले भी ये प्रावधान था कि 20,000 रुपए से नीचे अगर आप कैश देते हैं तो उसमें कोई पहचान उजागर करने की जरूरत नहीं। तमाम 10 दशकों तक आपकी सरकारें भी रही हैं और आपने उसी तरह से चंदा लिया है। मेरा सवाल आपसे बड़ा ये है, आप अगर ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर पहचान उजागर करनी चाहिए तो आप कर दीजिए। कांग्रेस बता दे इस चुनाव में कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड से आपको पैसा है किस किस आदमी ने दिया है। फंडिंग तो आपको भी हो रही है, ज्यादा कम हो रही है वो अलग सवाल है, फंडिंग तो आपको भी उसी तरीके से हो रही है। क्या आप इस बात से इनकार थोड़े कर सकते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स कांग्रेस को नहीं मिल रहे हैं? आपको भी बॉन्ड्स मिल रहे हैं ना, इलेक्टोरल बॉन्ड्स आप भी एनकैश करा रहे हैं, तो आप खुद से कर दीजिए। नहीं मनीष जी देखिए, क्या एक देश में दो तरह के कानून होंगे? क्या देश में नहीं, कानून की बात में नहीं, कानून तो बन गया। सत्ताधारी पार्टी के लिए अलग नियम और विपक्षी पार्टी के अलग नियम। आप बात का मोटिव समझिए कि हम इसको सार्वजनिक क्यों करना चाहते हैं। सार्वजनिक इसलिए करना चाहते हैं कि सरकार जिन जिन कंपनियों को ओबलाइज करती है, सरकार जिन कंपनियों के नियम बदलती है, जिन कंपनियों को एयरपोर्ट देने के लिए सरकार नियम बदलती है, तो हमें पता होना चाहिए ना, आम जनता को पता होना चाहिए ना कि भाई सरकार के पास कौन सी कंपनी ने कितने करोड़ रुपए, कितने हजार करोड़ रुपए का चंदा दिया। जनता की पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए बात ये, ताकि जनता को पता रहे कि सरकार ने जिस कंपनी के पक्ष में फैसला लिया या फिर सरकार के लिए हुए किसी फैसले से कोई कंपनी प्रभावित होती है, चाहे वो सकारात्मक रूप से प्रभावित होती है चाहे वो नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है, तो जनता के सामने एक खुली किताब तो होनी चाहिए ना कम से कम। जनता तो आप रख दीजिए ना, जनता के सामने चुनाव है, आप थोड़ी ना। पौरुष, चुनाव आयोग आपको मजबूर करता है, राजनीतिक दलों के वो जब वो आप पर बंदिश नहीं कसता है, नकेल नहीं कसता, तब तक आप कुछ करते नहीं है। आप अगर राजनीतिक शुचिता की बात कर रहे हैं तो उस राजनीतिक शुचिता को आप अप्लाई कर सकते हैं। आप खुद उजागर कर दीजिए कि कितना फंडिंग आपको किस इलेक्टोरल बॉन्ड से, किस कंपनी से आया और कहाँ से किस किस राज्य से लोगों को मिला। आप बने रहेगा मेरे साथ। नीरज जैन भी हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। नीरज, आप पर लगातार बीजेपी पर, खासतौर पर अभी कांग्रेस के प्रवक्ता को आप सुन रहे हैं, आप पर आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग तमाम तरह के बजट निर्धारित करता है चुनाव को लेकर, चंदे की सीमाओं को लेकर भी बताना पड़ता है, और जिस तरह से बता रहे हैं कि चाय कॉफ़ी पानी और जो है कॉपी पेन पेंसिल का भी बजट तय है। तो जब इतना डिटेल में पारदर्शिता लाने की पहल हो रही है तो फिर इसको लेकर भी पहल होनी चाहिए। आप बने रहेगा मेरे साथ। एडीआर के को फाउंडर जगदीप छोकर भी जुड़ गए हैं, प्रोफेसर जगदीप छोकर। अब सर आपका भी स्वागत है, थोड़ा देरी से आप जुड़े एनडीटीवी के मंच पर, आपका भी स्वागत है। बात इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर हो रही है, आप सीधा जवाब आप ही से जानना चाहूंगा। जो पारदर्शिता को लेकर बड़ा सवाल होता है और गोपनीयता को लेकर जो बड़ा सवाल खड़ा होता है, मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट में है आपकी ओर से।
किस तरह का आपका इंसाइट है इसको लेकर मौजूदा स्थिति में इलेक्टोरल बॉन्ड्स की फंडिंग को लेकर? मैं खुद 2017-18 से इसको रिपोर्ट कर रहा हूं। लगातार एक पक्ष में एक पार्टी को, केंद्र की पार्टी को या कहीं बीजेपी को ज़्यादा चंदा मिलने की लगातार बात उठते रही है, दूसरी पार्टियां कहती हैं कम हमें चंदा मिलता है। कल फिर सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया एफिडेविट के जरिए केंद्र ने कि सब कुछ जानने का अधिकार नहीं है नागरिकों को चंदे का सोर्स को लेकर। कहाँ ये अभी पूरा मामला खड़ा है और आपकी मांग क्या है? देखिए, आज सुबह इसमें सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग शुरू हुई जी। आज क्योंकि 4 PIL हैं इसके खिलाफ। आज उन चारों के वकीलों ने अपनी अपनी दलीलें दी। कल सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल अपनी दलील देंगे और फिर आगे देखा जाएगा क्या होता है। आज चारों वकीलों ने अपनी अपनी बात रखी। उसमें ये बताया कि इस स्कीम में क्या खराबियां हैं, इस स्कीम से लोकतंत्र को कैसे कैसे नुकसान हो रहा है, इस स्कीम से कैसे काले धन को सफेद करने का एक कानूनी रास्ता बता दिया गया है। ये पूरी बातों पे विस्तार से बहस हुई और 5 जज के बेंच था, उन्होंने सारी बात सुनी और बीच में कुछ सवाल भी हुए। तो आज की हियरिंग मेरे ख्याल में तो ठीक रही, लेकिन अब हियरिंग तो जैसी रही वैसी रही। अब कल सरकार की तरफ से आर्गुमेंट होगा, उसके बाद जजमेंट रिजर्व होगा। जब जजमेंट आएगा तब पता लगेगा कि क्या होता है। सर, हम लगातार दर्शकों को भी दिखा रहे हैं जो चुनावी चंदा अभी तक मिला है, करीब 12,000 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड से पार्टीज को मिले हैं और उसमें एक लाइन शेयर जो है केंद्र में जो पार्टी है बीजेपी को मिलते रहा है। आप बात उठा रहे हैं कि किस तरह से इससे काले धन को सफ़ेद किया जा रहा है। मैं चाहूँगा इस पर आप थोड़ा इंसाइट डालें कि किस तरह से काले धन को सफ़ेद करने का ये आप जो है आप सब्सटेंशिएट करेंगे इसको कोर्ट में और किस तरह का आपका आरोप है। दूसरा एक बड़ा सवाल ये भी है कि सरकार का तर्क है, खासतौर पर अगर बीजेपी का भी कहें, कि हमने तो उसमें ज़्यादा पारदर्शिता सुनिश्चित की है क्योंकि ये तो लाई स्कीम ही पारदर्शिता के लिए थी कि 1,000 रुपये से ज़्यादा का आप बॉन्ड लेंगे, बाकायदा बैंक से खरीदेंगे। पहले 20,000 रुपये से नीचे तक कैश में लेन देन चल रहा था। देखिए, 1,000 रुपए का बॉन्ड या 1 करोड़ रुपए का बॉन्ड आप खरीदेंगे, वो आप बैंक से खरीदेंगे, लेकिन जिस पैसे से आप खरीद रहे हैं वो पैसा आपका बैंक में तो है, लेकिन वो उस पैसे का सोर्स क्या है ये बैंक को नहीं पता। एक चीज होती है जिसको कहते हैं राउंड ट्रिपिंग, कि आप हिंदुस्तान से कुछ ब्लैक मनी बाहर ले जाइए कैश में या जैसे भी, और वहां किसी टैक्स हेवन जो कंट्री है उसमें एक बैंक में जमा करवा दीजिए जहां कोई पूछता नहीं है। तो एक कंट्री से दूसरे में चली गई, बैंक से बैंक में, दूसरे से तीसरे में चली गई, बैंक से बैंक में, तीसरे से चौथे में चली गई, बैंक से बैंक में, और चौथे कंट्री के बैंक से वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आ गई। तो उसका ये नहीं पता कि उसका ओरिजिनल सोर्स क्या है जी। एक बात ये है। तो इसके लिए, और ट्रांसपेरेंसी इसलिए नहीं है कि ये तो सरकार का खुद ही कहना है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद रहा है उसके बारे में किसी को कुछ इत्तला नहीं मिलेगी, वो स्टेट बैंक के पास होगी, स्टेट बैंक उसको अपने पास ही रखेगा, किसी को देगा नहीं। और वो बैंक, वो बॉन्ड पे किसी का नाम नहीं होगा, वो एक बेयरर बॉन्ड है। वो खरीद के मैं एक बॉन्ड खरीदूं 1 करोड़ रुपए का जी और अपना KYC दे दूं, वो कागज मैं आपको दे दूं और आप एक और दूसरे आदमी को दे दें और वो दूसरा आदमी जाके पॉलिटिकल पार्टी को दे दे, तो ये पारदर्शिता क्या हुई जी। तो डॉक्टर प्रोफेसर छोकर, आपका मानना है कि एक मिनट सर, समय थोड़ा कम है, थोड़ा संक्षिप्त में। जी ना देने वाले का नाम पता है और ना लेने वाली पार्टी का नाम पता है, तो इसको पारदर्शिता कैसे कहेंगे आप? जी, तो आपकी मांग क्या, अल्टरनेट क्या हो सकता है? ये स्कीम, ये इलेक्टोरल बॉन्ड खत्म हो जाना चाहिए क्योंकि पहले भी इस तरह का कोई प्रावधान तो था नहीं। 20,000 से नीचे कोई पहचान उसमें भी नहीं पता लगती थी कि कौन चंदा दे रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से ट्रांसपेरेंसी जितनी थोड़ी बहुत थी वो भी खत्म हो गई है। इससे करप्शन बढ़ रही है, इससे राजनीतिक दलों में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रहा है, इससे डेमोक्रेसी को बहुत बड़ा खतरा है। ठीक है।
को बंद करना चाहिए। ठीक है प्रोफेसर चौकर, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। डेमोक्रेसी को आप खतरा बता रहे हैं, बीजेपी कांग्रेस के प्रवक्ता भी मेरे साथ जुड़े। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक बड़ा पहलू है, एक बड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है जिसे समझने की बारीकी से ज़रूरत है, और सुप्रीम कोर्ट में भी इस पर सुनवाई चल रही है। आगे भी मौका लगा तो इस पर बातचीत करते रहेंगे। फिलहाल चुनावी चर्चा में बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।